हेलो बच्चों, आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। इस एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में, उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने क्या अपना कंक्लूजन दिया था, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स के बेसिस पे अपना क्या एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल दिया, और उसके बाद जो भी उन्होंने कंक्लूजन जो भी निकाला उससे उन्होंने क्या क्या रिजल्ट्स कैलकुलेट किए। फिर फर्दर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। तो रदरफोर्ड है, इनके एटॉमिक मॉडल को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या फिर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। अब देखो, पहली चीज हम उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक लेड का चैम्बर लिया और उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों, तो वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन। तो उन्होंने और फिजन और फ्यूजन के ड्यूरिंग, जैसे फिजन परफॉर्म करें, न्यूक्लियर फिजन के ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन में काफी सारे पार्टिकल्स है वो रिलीज होते हैं, लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, ये सब। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स सेलेक्ट किया जो अल्फा पार्टिकल्स को ही एमिट कर रहा था। लेड चैम्बर में उसको रखा। लेड में इसलिए रखा बिकॉज लेड डू नॉट रिएक्ट विद द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये इनसे रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेड की प्रॉपर्टी होती कि वो रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे उन्होंने एक लेड की स्लिट ली, मतलब एक लेड की शीट थी, उसमें उन्होंने क्या है, एक होल कर दिया बड़ा सा और उसको फिर यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे उन्होंने फिर एक आगे की तरफ उन्होंने एक थिन, वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया था, बहुत ही थिन, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल। तो आसानी से उसकी बहुत ही थिन शीट्स है, उसको वो बना सकते थे। तो इस तरह से क्या उन्होंने शीट ली और उस शीट को उन्होंने रखा। यहाँ पे उन्होंने एक रोटेटिंग स्क्रीन रखी, ठीक है, जिसको वो रोटेट कर सकते थे ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें अपने ऑब्जर्वेशंस। और अंदर की तरफ ये जैसे ग्रीन लेयर है, तो उन्होंने क्या है, जिंक सल्फाइड की लेयर यूज की। ये जिंक सल्फाइड की लेयर है, ग्रीनिश येलो कलर है, वो फ्लोरोसेंस क्रिएट करने वाली थी जब भी कोई पार्टिकल से टकराएगा तो। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आके स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब उन्होंने किस तरह से ऑब्जर्व किया, अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके ऑब्जर्व करना शुरू किया। कहते हैं काफी अंधेरे में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था और कई दिनों तक ऑब्जर्व किया था, मतलब बार बार ऑब्जर्व किया था। तो देखो बच्चों, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे सामने की तरफ, यानी जो ये यहाँ पे लेड की प्लेट में जो स्लिट था या होल था, उसकी जस्ट सामने यहाँ पे उन्हें मैक्सिमम फ्लोरोसेंस मिल रहा था। तो इससे उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट गुजर रहे हैं विदाउट एनी, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट गुजर रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब लगभग उन्होंने बोला कि 99% पार्टिकल्स ऐसे हैं जो गोल्ड फॉइल से सीधे गुजर रहे हैं, बिना इधर उधर मुड़े, बिना डेविएट हुए अपने एक्चुअल पाथ से। तो हम बोल सकते हैं डेविएशन कितना था यहाँ पे, 0 डिग्री, यानी कोई डेविएशन शो नहीं कर रहे थे, स्ट्रेट दे आर मूविंग। अब उन्होंने देखा कि इधर भी उन्हें क्या है, फ्लोर, यानी यहाँ पे भी उन्हें स्पॉट्स मिल रहे थे, तो इधर भी मिल रहे, इधर भी, लेकिन कंपैरेटिव, और यहाँ पे उन्हें लार्जर एंगल पे स्पॉट्स कम मिल रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जनरली, वो जैसे गोल्ड फॉइल से गुजरते तो वो स्मॉलर एंगल पे डेविएट हो जाते हैं। तो स्मॉलर एंगल पे डेविएट होने का मतलब क्या बच्चों, देखो ये इनका ओरिजिन, ये एक्चुअल पाथ है, ठीक है, मान लेते थीटा एंगल पे क्या है, डेविएट हो गया, तो स्मॉलर एंगल पे डेविएट हो गया। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो लार्जर एंगल पे डेविएट हुए, यानी यहाँ पे उन्हें फ्लोरोसेंस मिला। और कुछ उन्होंने फिर इस मतलब इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने एक और मतलब ऑब्जर्व किया या फिर अंदाजा लगाया कि लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो अपने एक्चुअल पाथ से वापस से 180 डिग्री पे डेविएट हो रहा था, यानी यहां से टकरा के वापस से गुजर रहा था। यानी 1 पार्टिकल था कितने में, लगभग 20,000 पार्टिकल में 1 पार्टिकल ऐसा था जो अपने एक्चुअल पाथ पे डेविएट हो रहा था, यानी अपन बोल रहे थे, यानी वापस से रीबाउंड हो रहा था। अपन बोल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, लगभग 180 डिग्री।
ठीक है, तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्वेशन थे? पहला कि लगभग 99% अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चले गए बिना किसी डेविएशन के। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि बहुत कम फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डेविएटेड एट स्मॉल एंगल्स। ओके, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज दैट out of 20,000 alpha particle, one alpha particle rebound from their actual path. Okay, so ये तीन उनके ऑब्जर्वेशंस थे। ठीक है बच्चों, इन सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपने नेक्स्ट कंक्लूजन दिए। उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिए? कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन नहीं बता रहे अभी कि उन्होंने कंक्लूजन में क्या कैलकुलेट किया, वो अपन लास्ट में देखेंगे। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया, उन्होंने बताया कि सिंस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट चले गए, 99% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, तो इसका एक रीजन उन्होंने बताया। इसका उन्होंने बोला कि अगर अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट चले गए बिना किसी डेविएशन के, दैट मीन्स किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस है वो क्या होता है? वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, और फिर उन्होंने ये बोला कि सेकंड पॉइंट ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि उनके आसपास, जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो यानी आसपास कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज को रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज ही मिला होगा, जिस वजह से क्या है कि वो रिपल्शन की वजह से क्या है अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ गए। ठीक है, और उन्होंने बोला कि लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल में वन पार्टिकल ने इसलिए रिबाउंड किया क्योंकि ये जो पार्टिकल था ये डायरेक्टली इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अप्रोच इसने किया, तो ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्शन ये पार्टिकल है ये क्या है अपने एक्चुअल पाथ पे वापस से रिबाउंड कर गया या 180 डिग्री पे वापस से पलट के चला गया। ये उन्होंने कंक्लूजन्स दिए। इनके बेसिस पे उन्होंने ये भी बताया कि इसका मतलब ये है कि जो एटम है वो क्या है बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में होता है, और उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस यानी एक ऐसा स्मॉल पार्ट होता है जहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है डेंसली अरेंज होता है या कंसंट्रेट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का वो एक जगह पे कंसंट्रेट होता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड ने बताया, और रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। ये उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। तो कंक्लूजन्स बच्चों उन्होंने क्या दिया? 3 कंक्लूजन दिए। पहला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वर पासिंग स्ट्रेट, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ स्पेस प्रेजेंट इनसाइड एन एटम इज वैकेंट। सेकेंड, a few alpha particles were deviating at a small angle, that means they are experiencing some repulsion force from a positive charge present nearby in their path, and out of 20,000 particle one particle rebound because it is approaching directly to that positive charge। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या अपने कंक्लूजन्स दिए, और इस पे उन्होंने बताया कि एटम में न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल स्पेस में होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है, इतना उन्होंने बताया, और इसके लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस भी की जो हम फर्दर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज थी एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास में आता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। इन सब रिजल्ट्स के बेसिस पे, इन सब ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया, और इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने मेन 2 पॉइंट्स बताए। देखो, उन्होंने बताया कि किसी भी एटम में 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट वो होता है जो कि एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, और यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जेम्स चैडविक ने क्या है न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। क्यों किया था वो अपन डिस्कस करेंगे, या कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगी, इसलिए मतलब ये मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया है यहाँ पे कि न्यूक्लियर पार्ट में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। बाद में पता चला था कि जेम्स चैडविक ने पता किया था। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या है न्यूक्लियस में मास निकाला, कैलकुलेट किया एक एटम का मास, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटॉन्स को कैलकुलेट किया, तो उन्होंने देखा कि मास है वो कुछ ज्यादा ही आ रहा था। ठीक है, और प्रोटॉन्स की नंबर कम थी, तो इस तरह से उन्हें अंदाजा लगा कि जरूर
कुछ ना कुछ और भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकते हैं प्रोटॉन्स के साथ। फिर उन्होंने क्या बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाया था, ठीक है, और फिर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है, जो बेरिलियम बॉम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या है, ये न्यूक्लियर पार्ट उन्होंने बताया, न्यूक्लियर पार्ट में पॉजिटिवली चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंट होता है और एटम का मास भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के बाहर के जो पार्ट होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया अरेंजमेंट किस तरह से होता है कि जितना भी एटम का चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या हैवी पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, कंप्लीट टोटल पॉजिटिव चार्ज, साथ साथ अपन बोल सकते हैं मास जो होता है किसी भी एटम का वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, किसी भी एटम में इन अ स्मॉल स्पेस या स्मॉल वॉल्यूम, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बच्चों, न्यूक्लियस। तो उन्होंने क्या बताया कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इस तरह से क्या है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस टर्म या न्यूक्लियस डिस्कवरी की एंड न्यूक्लियस वर्ड भी रदरफोर्ड ने दिया। और उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, इनको उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। आगे नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स यानी इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये उन्होंने क्या है, इतने उन्होंने क्या है अपने न्यूक्लियर मॉडल में ये कुछ पॉइंट्स दिए, लेकिन इस पॉइंट को, हालांकि ये बात तो सही बताई उन्होंने, लेकिन वो क्या है इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को, जो फर्दर क्या है उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी बन गया था। तो बच्चों दिस इज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। नेक्स्ट बच्चों, रिजल्ट्स कैलकुलेटेड बाय रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। तो कुछ रिजल्ट्स है वो उन्होंने कैलकुलेट किए जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 उन्होंने बताया, जो भी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस किए उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होती है। ऑर्डर का मतलब 2 × 10⁻⁻15 भी हो सकता है, यानी आगे की तरफ कुछ भी आ सकता है, बस ये आगे इस तरह से इस ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे 2 × 10⁻13 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻13 सेंटीमीटर, तो ये इस ऑर्डर में होती है, ठीक है। और एटम की रेडियस है वो 10⁻8 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होती है। तो इस तरह से अगर हम वॉल्यूम निकालें न्यूक्लियस का एज कंपेयर टू एटम, ठीक है, या दोनों को कंपेयर करें न्यूक्लियस और एटम के वॉल्यूम को, तो यहाँ पे 4/3 πr³ अपन लगाएंगे, बिकॉज एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप नॉट सर्कुलर, ओके। देन 4/3 पाई, ये हम रेडियस की वैल्यू रखेंगे बेटा 10 टू द पावर -15 मीटर को 1 फर्मी भी कहते हैं अपन, इसको अपन क्या कहते हैं 1 फर्मी, ठीक है। और फिर ये अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, अगर अपन Vn वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर -15, नीचे कुछ नहीं बचेगा। ये नीचे की तरफ अगर अपन लेके आए क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इसको इधर ले आए इसको इधर, तो अपने पास आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अपॉन 10 टू द पावर -15 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम, या फिर वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू दी ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो एक उन्होंने एक रिलेशन बताया कि एटम का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 टू दी पावर 15 टाइम होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस है वो क्या होता है बहुत ही छोटे वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है इन ऑर्डर्स को, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा, अब देखते हैं सेकेंड रिजल्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखो सेकंड उन्होंने रिजल्ट क्या बताया, उन्होंने देख रिलेशन दिया, रिलेशन किस चीज के लिए दिया, एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन θ/2 का स्क्वायर। तो उन्होंने ये एन थीटा यहाँ पे क्या है, उन्होंने एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटिंग एट एंगल थीटा, ओके। तो ये उन्होंने बताया फ्रॉम गोल्ड फॉइल।
तो उन्होंने बोला कि थीटा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। देखो सीधी सी बात है, थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो साइन थीटा की भी बढ़ेगी। जैसे थीटा की वैल्यू साइन थीटा की 0 की क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। और साइन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एन थीटा या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिंग डेविएटिंग एट थीटा विल बी डिक्रीजेस। देखो इससे अपन समझ सकते हैं, जैसे ये एंगल क्या है, थीटा कैसा है, स्मॉलर है, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल पे डेविएट होने वाले यानी स्मॉलर थीटा मतलब साइन थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कम, और एन थीटा की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटिंग एट स्मॉल थीटा विल बी मोर। तो उन्होंने ये बोला कि स्मॉल एंगल पे डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं ज्यादा, और ज्यादा एंगल पे डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू क्या की नंबर क्या होती है कम। तो यानी ज्यादा थीटा पे डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होती है कम, क्योंकि अगर थीटा बहुत ज्यादा होगी थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा, तो जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतनी ये क्या होगी कम। जैसे साइन 180 पे क्या है और भी क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी एकदम ज्यादा होगी, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटिंग एकदम कम लाइक 1, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या है एक रिलेशन दिया, ठीक है। नाउ बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक थर्ड उनका रिजल्ट था। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, देखो सपोज ये एक एटम है और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से एक अल्फा पार्टिकल ए पॉइंट से मूव कर रहा है एक अल्फा पार्टिकल बी वेलोसिटी से। अब मान लेते ये अल्फा पार्टिकल है, सपोज दिस अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली अप्रोचिंग, मतलब ये क्या है इस पे डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जा रहा है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो +2 हीलियम आयन होता है, तो +2 चार्ज है या पॉजिटिवली, तो ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा कंटिन्यूअसली अगर ये इस न्यूक्लियस पे अप्रोच कर रहा है तो इतना ज्यादा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रिपल्शन इतना लगेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या करेगा वापस से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो सपोज ये यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या है मैक्सिमम रिपल्शन फील कर रहा है, तो ये क्या है यहाँ से वापस से मूव कर रहा है, यानी एटम्स के कितना पास कितना क्लोज जा पाया, कितना अप्रोच कर पाया क्लोज, दिस इज द आर मिनिमम। मिनिमम इतना दूरी यानी इतना पास तक वो आ पाया है, ठीक है ना, इतना ही पास वो रह गया, तो दिस आर मिनिमम इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रदरफोर्ड ने यहां से और ए और बी पॉइंट है इन दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और उसके बाद में एक रिलेशन दी आर मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए। और रिलेशन क्या थी, हाफ 1/2 m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम। ये उन्होंने एक रिलेशन दिया था। यहाँ पे देखो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जिससे वो मूव कर रहा है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे कांस्टेंट क्वांटिटी है, 9 × 10⁹ के इक्विवेलेंट होता है ये। Q1 है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q2 क्या है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अलग अलग एटम के लिए अलग अलग चार्ज होगा, प्रोटॉन्स क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होगा तो चार्ज अलग होगा पॉजिटिव चार्ज, और आर मिनिमम हमें कैलकुलेट करना था। तो ये तीन रिजल्ट्स है रदरफोर्ड ने कैलकुलेट किए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड की दो मेन लिमिटेशन है। नंबर 1 है कि वो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे पास में कलर्स का एक अलग अलग पैटर्न होता है विजिबल, तो वो स्पेक्ट्रम होता है। तो हाइड्रोजन का वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम रदरफोर्ड के साथ साथ दूसरे साइंटिस्ट भी थे जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इस वजह से क्या है कि उनसे पूछा गया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे रिसर्च चल रही थी, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपका मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड वन है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को भी नहीं बताता है। रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ के अंदर उसके चारों तरफ हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैक्सवेल की जो मैग्नेटिज्म की जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था मैक्सवेल ने कि कोई भी जब पार्टिकल है वो किसी या कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है।
और जब कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है वो एनर्जी को लॉस करेगा, तो मतलब एक्सेलरेशन करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो उसका सर्कुलर पाथ है वो कंपैरेटिव क्या होना चाहिए, छोटा होते रहना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका पाथ है वो क्या होता रहेगा, छोटा। इस तरह से उसका पाथ है वो सर्कुलर ना होके स्पाइरल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के को चिपक जाएगा। ठीक है, इट विल स्टिक टू द न्यूक्लियस एंड द एटम बिकम अनस्टेबल। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। हालांकि ये चीज गलत तो थी, ये तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, मैक्सवेल के पास भी नहीं था इस चीज का रीजन, लेकिन क्या है कि वो बता तो सही रहे थे, कौन, रदरफोर्ड, कि भाई एटम है वो एटम में इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, अपने फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर क्या है मतलब मूव करते रहते हैं, लेकिन क्यों करते रहते हैं ये रीजन है वो नहीं बता पाए। तो ये थे बच्चों 2 लिमिटेशंस रदरफोर्ड की, एंड हैंस द रदरफोर्ड मॉडल इज फिनिश।